रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और जैसा कि आप हमारे चैनल पर एक्टिव रहते हैं, क्राइम की कहानियां सुनते हैं, तो इसमें एक चीज़ आप बहुत कॉमनली देखते होंगे कि अगर किसी का कत्ल होता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस पहुंचती है, तो सबसे पहले पुलिस ये पता लगाती है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, यानी लाश की जो शनाख्त है ये पुलिस की छानबीन में अहम जो रोल है वो अदा करती है। दूसरा, पुलिस ये देखने की कोशिश करती है क्या सबूत पुलिस के हत्थे लगे हैं। फिर तीसरा, पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि कत्ल करने के पीछे क्या मोटिव रहा होगा। फिर चौथा, लास्ट में पुलिस ये पता करने की कोशिश करती है कि कातिल कौन है और किस वजह से आखिर उसने कत्ल किया है। अब इस बीच में अगर शुरू में कातिल मिल जाए तब भी वही बात है, अगर पहले मोटिव मिल जाए तब भी वही बात है, अंत में बस कातिल को ही पकड़ा जाना होता है। लेकिन आज की जो कहानी आप लोग सुनेंगे, इस कहानी के अंदर लाश की भी शनाख्त है, कातिल भी मौजूद है, कत्ल करने का मोटिव भी मौजूद है, और कातिल खुद पुलिस से कह रहा है कि साहब मैंने ही कत्ल किया है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के सामने इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए बड़ी मुश्किलें थीं। और ये मुश्किलें क्या थीं, ये आप लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। दरअसल आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी शुरू होती है कर्नाटक से, और इसी कर्नाटक के अंदर एक शहर पड़ता है, बेंगलुरु शहर। और इसी बेंगलुरु शहर के अंदर नॉर्थ इलाके में एक जगह पड़ती है, लागेरे ज़िला। इसी लागेरे जगह के अंतर्गत एक थाना आता है, राम गोपाल नगर थाना। और तकरीबन शाम के 7 से 8 बजे के आसपास का वक्त होगा। जो पुलिस वाले थे, दिन भर का अपना कामकाज करने के बाद में जो थोड़ा बहुत उनका ड्यूटी का समय बचा हुआ था वो समय पूरा कर रहे थे, बैठे हुए थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे। यानी जो उनका दिन भर का समय बचा था ड्यूटी करने के बाद में, वही समय वो उस पुलिस स्टेशन के अंदर 7 से 8 बजे के आसपास बस बिता रहे होते हैं। अभी अचानक से रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 22 से 24 साल के आसपास रही होगी, वो पुलिस थाने के अंदर आता है। और वहाँ पर जो सिपाही होता है, जब वो उस व्यक्ति को देखता है तो वो घबरा जाता है। दरअसल वो व्यक्ति जो पुलिस थाने के अंदर आया था, उसके जिस्म पर, उसके कपड़ों पर खून के छींटे थे, पूरा जिस्म जो था वो खून से तरबतर था। और उसके बाद में सिपाही से कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने एक कत्ल कर दिया है। अब जैसे ही ये बात वो सिपाही सुनता है, वो तो एकदम से घबरा जाता है, उसकी तो सिट्टी बुट्टी गुल हो जाती है कि एक व्यक्ति सामने खड़ा है, खून से लथपथ है, कह रहा है कि उसे गिरफ्तार कर लीजिए। लिहाजा जो सिपाही होता है वहाँ से भागता है। भागने के बाद में सीधा अपने सीनियर अधिकारी के पास पहुँचता है। और वहाँ पर जाने के बाद में एसओ साहब से कहता है कि एसओ साहब, इस तरीके से एक बंदा आया हुआ है और बोल रहा है कि उसे गिरफ्तार कर लीजिए, जबकि उसका जो पूरा जिस्म है ये खून से भीगा पड़ा है। अब जो एसओ साहब हैं वो इस तरीके की बातें सुनते हैं तो वो तो एकदम से चौंक जाते हैं, तुरंत भागते हैं। भागने के बाद में उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि ये जो व्यक्ति है 24 से 25 साल के आसपास इसकी उम्र रही होगी, पूरा खून में तरबतर है, देखने से ही ऐसा लग रहा है कि ये किसी इंसानी खून के छींटे हैं। अब उसके बाद में जो एसओ साहब होते हैं, बाकी की जो पुलिस टीम होती है तुरंत मुस्तैद होती है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में इसे बैठाया जाता है और उसके बाद में इससे पूछा जाता है कि बताओ कि पूरा माजरा आखिर क्या है। उसके बाद में ये जो लड़का है ये पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया है। और इस तरीके से उसका जो लागेरे वाला एक कमरा है, जो कमरा उसने किराए पे ले रखा है, वहीं पर रहता है। वहीं पर उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका शव पड़ा हुआ है। लिहाजा आप लोग जाइए, शव को अपनी कस्टडी में ले लीजिए, जो पोस्टमार्टम वगैरह आपको कराना हो वो करा लीजिए। और मुझे गिरफ्तार आप लोगों ने कर लिया है, मैंने अपना एक वाले जुर्म कर लिया है। लिहाजा तुम्हारा भी जो काम है वो आसान है, अब हमारा भी जो काम था वो हो चुका है, इसलिए हमने आकर पुलिस थाने में खुद बता दिया कि हमने एक कत्ल कर दिया है। अब जैसे ही इस व्यक्ति की बात पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वाले बड़ा अचरज में पड़ जाते हैं कि एक व्यक्ति है इस तरीके से खून में सना हुआ है और इस तरीके से बता रहा है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है, उसका मर्डर कर दिया है। अब पुलिस वालों को शुरुआत में ये लगता है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति कोई पागल हो, कोई दीवाना हो, कोई सरफिरा हो, पुलिस को ऐसे ही बस आकर गुमराह कर रहा है। लेकिन फिर पुलिस सोचती है कि पागल है, दीवाना है, कुछ भी है, लेकिन इसके जो कपड़े हैं खून से लथपथ हैं। लिहाजा जो जगह ये बता रहा है लागेरे में इसका रूम है, वहाँ पर जाकर एक बार देखना चाहिए। लिहाजा पुलिस जो थी अपनी गाड़ी उठाती है। गाड़ी उठाने के बाद में पुलिस के जितने भी वहाँ पर अधिकारी होते हैं वो सब उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। इस व्यक्ति को भी उस गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है और उसके बाद में पुलिस वाले लागेरे में इसके रूम के पास पहुँच जाते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते क्या है कि इस कमरे के अंदर गुब्बारे फूले पड़े हैं। बेड पर जो था वो केक रखा हुआ है, केक काटा गया है, कैंडल लगे हुए हैं और पूरे ही कमरे के अंदर गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई हैं। जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है तो देखती क्या है कि एक लड़की है, उसका शव पड़ा हुआ है और उसके गले पर किसी तेज़ धारदार हथियार को कई बार चलाया गया है। अब ये जो माजरा था ये पुलिस को समझ ही नहीं आता है
कि आखिर क्या है यहाँ पर। केक कटा हुआ है, गुब्बारे फूले हुए हैं और गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई हैं और एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। और कातिल खुद पुलिस थाने पहुंचा और उसने खुद जाकर एक बाले जुर्म किया है। उसने खुद पुलिस को बताया है कि उसने कत्ल कर दिया। लिहाजा पुलिस वाले अब ये चेक करने के लिए लड़की जिंदा है या मर चुकी है, तुरंत इस लड़की को उठाते हैं। उठाने के बाद में पास ही में नज़दीकी में विक्टोरिया हॉस्पिटल होता है, उस विक्टोरिया हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। और वहाँ पर जब इस लड़की को लेकर पहुंचा जाता है, डॉक्टर को दिखाया जाता है, तो डॉक्टर इस लड़की को देखने के बाद में यही कहते हैं कि इसकी मौत तो कई घंटे पहले हो चुकी है। अगर तुम इसे पहले ले आते तो शायद इसे बचाया जा सकता था। लिहाजा पुलिस, अब ये चीज़ें तो साफ हो चुकी थी कि लड़की की मौत हो चुकी है। कातिल भी पुलिस के सामने है, खुद बता रहा है कि उसने कत्ल किया है। लेकिन अब पुलिस इस व्यक्ति को बिठालती है और बिठालने के बाद में इससे पूछती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन अब तुम ये बताओ कि आखिर तुमने ये कत्ल क्यों किया है। अब ये जो लड़का होता है पुलिस को सारी ही बात बताने के लिए तैयार होता है। ऐसा भी नहीं था कि पुलिस को इसके साथ में मार पिटाई करनी थी, मशक्कत करनी थी, क्योंकि लड़का तो खुद पुलिस थाने आया था, खुद उसने कहा था कि उसने कत्ल कर दिया है। लिहाजा उसके बाद में जो लड़का होता है ये पुलिस को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। और इस कहानी को सही से समझने के लिए आप लोग को चलना पड़ेगा लगभग 25 साल पहले। दरअसल इसी बेंगलोर से जो लागेर इलाका है, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है कनकपुर। और इसी कनकपुर के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम रामकृष्ण, उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम नागरत्न। जो रामकृष्ण थे ये पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे और इनके 4 बच्चे थे। और इन 4 बच्चों में जो छोटे नंबर वाली बेटी होती है जिसका नाम होता है आर नभ्या। आर नभ्या पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, देखने में भी अच्छी थी, खूबसूरत थी। पिता के प्रति उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। ज़्यादातर समय वो अपने पिता के ही साथ में गुजारा करती थी। और उसका भी ड्रीम था, उसका भी सपना था कि वो भी पुलिस में जाए और पुलिस में जाने के बाद में देश की सेवा करे। इसी तरीके से जो रामकृष्ण थे वो भी अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते थे और उनको हमेशा लगता था कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन करेगी। लेकिन इसी बीच में इन्हीं रामकृष्ण के घर पर इनका एक दूर का रिश्तेदार का एक लड़का जिसका नाम होता है टीडी प्रशांत। जो टीडी प्रशांत होता है ये उनके घर पे आता है। घर पे आने के बाद में कुछ दिन रहता है और इसी बीच में जो आर नभ्या थी और जो टीडी प्रशांत था, इन दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पकने लगती है। जब इन दोनों के बीच में खिचड़ी पकती है, इन दोनों को एक दूसरे से अटैचमेंट होता है, तो उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। अब टीडी प्रशांत दूर का रिश्तेदार लगता था, तो जो आर नभ्या थी उसको भाई ही कहा करती थी। यानी घर वालों के सामने ये जो रिश्ता था ये भाई बहन का रिश्ता था और पीठ पीछे ये दोनों शायद कुछ और थे। अब जो सारी ही चीज़ें थी बहुत प्लानिंग के तहत चलती रहीं। घर वालों के सामने रिश्ता बहन और भाई का था और वैसे एकांत में जो रिश्ता था वो शायद कुछ और था जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था। लिहाजा जो नभ्या थी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। पिता का जो नभ्या के प्रति अटैचमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा था। अब धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है, जो रामकृष्ण होते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं। और नभ्या पढ़ने लिखने में इतनी ज़्यादा होशियार थी, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो 21-22 साल के आसपास थी तो पुलिस डिपार्टमेंट में ही एक पोस्ट होती है इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, उसमें नभ्या को नौकरी मिल जाती है। नभ्या को जब इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है तो परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि नभ्या इतनी ज़्यादा होशियार है कि उसको इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में पुलिस में ही नौकरी मिल गई है। लिहाजा जो नभ्या थी उसको नौकरी बेंगलोर के अंदर मिली थी और इधर इसके घर पर जो व्यक्ति रहता था जिसका नाम टीडी प्रशांत था, इसको भी बेंगलोर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी मिल जाती है। अब जब इसको नौकरी मिलती है तो ये वहीं बेंगलोर में एक रूम ले लेता है, किराए पर एक मकान ले लेता है। और अब जो नभ्या थी ये भी बेंगलोर जाती थी और जो टीडी प्रशांत था ये भी बेंगलोर में ही रहा करता था। तो कई बार ऐसा होता कि जो नभ्या थी टीडी प्रशांत के रूम पर पहुंचती, दोनों एक दूसरे के साथ में समय बिताते। क्योंकि दोस्तों जो नभ्या थी अब तक उसको मुश्किलें आ रही थी कि वो टीडी प्रशांत से कैसे मिला करे, कैसे मुलाकात करा करे। लेकिन अब वो ड्यूटी जाने के बहाने निकलती, टीडी प्रशांत के रूम पर पहुंचती और ज़्यादातर जो समय था ये टीडी प्रशांत यानी अपने मुंह बोले भाई के साथ में ही गुजारा करती थी। सारी ही चीज़ें एक्यूरेट चल रही थी, परिवार को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इधर जो टीडी प्रशांत था जो मुंह बोला भाई था, इधर आर नभ्या जो थी, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। और ये दोनों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे कि शायद अगर इनको जुदा किया जाता तो शायद ये जी ना पाते। और एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खाना, शादी का वादा करना, ये सारी चीज़ें इनके बीच में हो चुकी थीं। अब इसी तरीके से नभ्या और प्रशांत लगातार एक दूसरे से मिला करते थे। इसी तरीके से इनकी जो ज़िंदगी थी चलने लग रही थी। एक दूसरे के साथ में शादी के ऑलरेडी ये कस्में खा चुके थे, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत भी करते थे। हालांकि नभ्या के परिवार वालों में को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि नभ्या प्रशांत से मोहब्बत करती है। ऐसे ही समय बीतता है कि एक दिन नभ्या और प्रशांत
प्रशांत के ही घर पर बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि उसी समय नभ्या के मोबाइल पर एक मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। अब जैसे ही मैसेज की नोटिफिकेशन आती है, नभ्या जो होती है फ़ोन को अपने उल्टा कर देती है। अब ये जो चीज़ें थी, ये प्रशांत नोटिस कर रहा था कि नभ्या ने अपने फ़ोन को उल्टा क्यों कर दिया। अब जो प्रशांत था नभ्या से पूछता है किसका मैसेज है, क्या बात है, तो नभ्या बहाने बना देती है। उसके बाद में प्रशांत भी सोचता है कि अगर मैंने इस समय नभ्या से पूछताछ की तो हो सकता है कि नभ्या नाराज़ हो जाए, उसको ऐसा लगे कि मैं उसके ऊपर शक कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी ये प्रशांत के मन में खटक गई थी और वो देखना चाहता था कि आखिर ये मैसेज किसका आया है। अच्छा, वैसे अमूमन मैसेज आते हैं, प्रशांत को इतनी ज़्यादा चिंता होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्रशांत को इसलिए चिंता थी कि मैसेज आया, नॉर्मल सी बात है, लेकिन नभ्या ने अपने फ़ोन को उल्टा क्यों कर दिया। ऐसा क्या था जो नभ्या नहीं चाहती थी कि मैं देख लूँ। लिहाजा सारी ही चीज़ें जो प्रशांत ने थी वो इग्नोर कर दी और नभ्या को भी ऐसा लगा कि प्रशांत ने कोई भी चीज़ नोटिस नहीं की है। उसके बाद में थोड़े समय के बाद में नभ्या उठती है, वॉशरूम चली जाती है। अब जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो पासवर्ड वगैरह मोबाइल के इन्होंने एक दूसरे से शेयर किए थे। अब जैसे ही नभ्या वॉशरूम जाती है और उसके बाद में जो प्रशांत था उसका मोबाइल फ़ोन उठाता है, उठाने के बाद में उसका व्हाट्सएप ऑन करता है, चेक करता है, तो देखता क्या है कि नभ्या किसी लड़के से चैट कर रही है। और चैट आज से नहीं बल्कि कई दिनों से कर रही है, क्योंकि उस फ़ोन के अंदर बहुत पुरानी पुरानी चैटें मौजूद थीं। लिहाजा नभ्या जब वापस आती है तो प्रशांत उससे उस लड़के के बारे में पूछता है, कौन है ये लड़का। अब प्रशांत को तो बड़ा चिंता हो रही थी कि इस लड़की के साथ में उसने शादी की कस्में खाई हैं, वो इससे शादी करना चाहता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब उसे ये सोच सोच कर डर लग रहा था कि जिस लड़की से वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है वो लड़की उससे चीट कर रही है और वो लड़की उसकी पीठ पीछे किसी और से बातें कर रही है। जब ये बातें प्रशांत नभ्या से बार बार पूछता है तो नभ्या उससे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। इसी बातों को लेकर नभ्या जो होती है प्रशांत के ऊपर चीखने लग जाती है और कहती है कि तुम एक शक्की किस्म के इंसान हो और शक्की इंसान के साथ में रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रशांत कहता है कि मुझे शक नहीं है, मैं न शक करता था तुम पे, लेकिन मुझे शक जब हुआ जब तुमने अपने फ़ोन को उल्टा कर दिया और उसके बाद जब मैंने चैट देखी तो उसमें शक की तो गुंजाइश ही नहीं है। तुम किसी लड़के से बात करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नभ्या सोच रही थी कि शायद उसकी पोल खुल चुकी है, इस वजह से नभ्या उसके ऊपर नाराज़ होकर अपना बैग उठाती है और उसके बाद में अपना मोबाइल उठाती है और वहाँ से चली जाती है और ये कहते हुए जाती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करती, मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुमने मुझे इस तरीके से जलील किया, मुझे टॉर्चर किया, मुझे मेरे ऊपर शक किया। नभ्या चली जाती है, लेकिन जो प्रशांत था वो नभ्या से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए बार बार ये नभ्या को कॉल करता। कॉल करने के बाद में उससे कहता है कि तुमने उसके साथ में क्यों किया ऐसा, वो लड़का आखिर कौन है, मुझे तुमसे बात करनी है। नभ्या उससे बात करने के लिए इनकार कर देती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन प्रशांत चूंकि बार बार फ़ोन करता है, उससे बरसों से मोहब्बत करता था, इसलिए बार बार फ़ोन किए जाता है, बार बार उससे पूछता है कि वो लड़का कौन है, मुझे बताओ तुमने मेरे साथ चीट क्यों किया। इन सारी ही बातों से नभ्या इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि उसके बाद में ये पुलिस थाने पहुंच जाती है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में इस प्रशांत के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराती है। वो कहती है कि हालांकि मैं प्रशांत की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन प्रशांत मुझे जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, जिस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिहाजा पुलिस से कहती है कि उसके खिलाफ सख्त सख्त कदम उठाया जाए। अब पुलिस जो थी वो प्रशांत को गिरफ्तार करती है, पुलिस थाने लेके आती है। अब चूंकि एक लड़की का मामला, लड़के का पक्ष कमज़ोर, इसलिए पुलिस प्रशांत से पूछताछ करती है। प्रशांत लड़खड़ाते हुए आवाज़ में, बड़े ही दर्द भरी आवाज़ में पुलिस के सामने कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ में चीट कर रही है, मैंने देखा इसके फ़ोन में ये किसी और लड़के से भी बात करती है। अब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं। अब हमारा संविधान किसी को ये तो इजाज़त नहीं देता कि अगर लड़की मोहब्बत नहीं कर रही है तो लड़के को कोई इंसाफ दिलाया जाए। तो पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि ठीक है, अगर ये तुमसे चीट कर रही है तो तुम अपना रास्ता अलग कर लो, ये अपना रास्ता अलग कर लेगी, तो इसमें इतना ज़्यादा नाराज़ होने की बात क्या है। अगर उसको लगता है कि वो तुम्हारे साथ एक तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रही है, उसको लगता है कि तुम उसके लिए ठीक नहीं हो, तो वो अपना रास्ता अलग कर रही है, लिहाजा तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम अपना रास्ता अलग कर लो। अब उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। लेकिन जो प्रशांत पुलिस वालों को बताता है वो बताता है कि थोड़ी ही देर के बाद में जब नभ्या उस पुलिस थाने से बाहर जाती है, तुरंत वो फिर से मुझे फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद में कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं उससे मिलने जाता हूँ तो उसके बाद में नभ्या मुझसे कहती है कि तुमने मेरे साथ में बहुत गलत किया है, मैं तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उससे सॉरी बोलती है। उसके बाद में प्रशांत भी, चूँकि उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, प्रशांत भी उसको गले से लगा लेता है, कहता है ठीक है। लेकिन नभ्या बार बार उससे यही बात कहा करती थी कि तुमने उसे बहुत ज़्यादा जलील किया है, तुम्हें उस पर इस तरीके से शक नहीं करना चाहिए था। जो प्रशांत है वो कहता है कि ठीक है बाबा, माफ़ कर दो, लेकिन गलती तुम्हारी है, तुम किसी लड़के से बात कर रही थी और आइंदा से तुम्हें बात नहीं करनी होगी। नभ्या कहती है कि ठीक है, मैं कभी किसी से बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे इस तरीके से जलील नहीं करना चाहिए था। नभ्या बार बार उससे यही बात कहा करती थी। सारी ही चीज़ें ठीक ठाक गुजरने लगती हैं, लेकिन प्रशांत के मन में जो चीज़ें थीं वो थीं। उधर जो नभ्या थी वो न जाने क्या चाह रही थी।
उसके बाद में एक तारीख आती है 11 अप्रैल साल 2023, और 11 अप्रैल साल 2023 ये वो दिन था जिस दिन नब्या का बर्थडे था। और इसी बर्थडे वाले दिन नब्या अपने सारे फैमिली वालों को साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। प्रशांत भी वहाँ पर पहुँचता है। बहुत बढ़िया तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट होता है। लेकिन नब्या के घर वालों को ये पता नहीं था कि नब्या प्रशांत से मोहब्बत करती है। इसीलिए प्रशांत और नब्या अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की डेट एक 14 अगस्त वाली तारीख को रखते हैं, और इनको लगता है कि 14 अगस्त को हम बर्थडे रखेंगे और उसके बाद में अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। अब इस तरीके से जब ये सेलिब्रेट करने के लिए पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, जो प्रशांत था पैसे वगैरह इकट्ठे करता है, सोचता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बर्थडे है, अलग में सेलिब्रेट करेंगे तो कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सुबह सुबह उठकर 14 अगस्त साल 2023 के दिन जो प्रशांत था ये बहुत सारे गुब्बारे ले आता है, केक ऑर्डर कर देता है, बाहर से खाना भी ऑर्डर कर देता है, गुलाब के फूल वगैरह। सुबह सुबह उठकर ये पूरा रूम रेडी कर देता है, पूरा रूम अच्छी तरीके से सजा देता है, क्योंकि आज इसकी प्रेमिका, इसकी महबूबा जो नब्या थी, उसका बर्थडे था। इधर जो नब्या थी ये भी अपने घर से सुबह सुबह कहकर निकलती है, ड्यूटी जा रही है। उसके बाद सीधा प्रशांत के रूम पर पहुंच जाती है, वॉशरूम चली जाती है, तैयार होने लगती है। इधर नब्या सोच रही थी कि आज अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि प्रशांत उससे नाराज़ है, शायद उसकी नाराज़गी दूर हो जाए। इधर जो प्रशांत था इसने अच्छे तरीके से घर को सजाया था, और इसका भी यही मानना था कि नब्या उससे नाराज़ है, शायद आज उसकी नाराज़गी दूर हो जाए। दोनों ही एक दूसरे को राज़ी करने में लगे हुए थे। इसी बीच में बर्थडे सेलिब्रेशन करने का टाइम आता है, केक आता है, केक ऑर्डर हो चुका था, केक काटा जाता है कि इसी बीच में नब्या के मोबाइल पर फिर से मैसेज आता है। जैसे ही मैसेज की नोटिफिकेशन आती है तो प्रशांत नब्या से पूछता है किसका मैसेज है। नब्या फिर से इधर उधर की बातें बता देती है, लेकिन प्रशांत को मोबाइल नहीं दिखाती है। अब प्रशांत पूछता है कि मैसेज किसका है, मुझे बताओ, क्योंकि इस बार प्रशांत बहुत ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि ऑलरेडी उसकी और उसकी प्रेमिका की लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई थी इस मैसेज की वजह से। इसलिए प्रशांत जानना चाह रहा था कि आखिरकार ये मैसेज किसका है। जो नब्या थी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती है और सीधा अपना फ़ोन उठाती है और वॉशरूम चली जाती है। अब नब्या वॉशरूम जा चुकी थी। इधर प्रशांत के मन में अजीब अजीब तरीके के ख्याल आ रहे थे कि आखिर ये लड़का कौन है, किससे मैसेज पे बात कर रही है, क्या नब्या अब भी उससे चीट कर रही है। लिहाजा जो प्रशांत था अपना मोबाइल उठाता है, मोबाइल उठाने के बाद में व्हाट्सअप खोलता है, व्हाट्सअप खोलने के बाद में नब्या का अकाउंट चेक करता है, तो उसमें लास्ट सीन चेक करने के लिए इसने उसका व्हाट्सअप अकाउंट खोला था। लेकिन उसमें दिखाता है कि नब्या का जो मोबाइल है ये ऑनलाइन शो हो रहा है, यानी नब्या वॉशरूम के अंदर बैठ कर किसी से चैट कर रही है। जैसे ही ये चीज़ें प्रशांत देखता है आग बबूला हो जाता है, तुरंत वॉशरूम के गेट को खटखटाने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है, कहता है बाहर आओ, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। नब्या कहती है बाबा क्या बात है, थोड़ा सब्र करो, आ रही हूँ। लेकिन प्रशांत कहता है कि अभी के अभी बाहर आओ, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। 1-2 मिनट लेती है, नब्या बाहर आती है। बाहर आने के बाद में कहती है क्या बात है, क्यों इतना ज़्यादा गेट पीट रहे हो। तो प्रशांत कहता है कि दरअसल तुम वॉशरूम के अंदर भी ऑनलाइन थी और किससे बात कर रही थी। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा होता है कि प्रशांत किचन में जाता है, किचन से एक चाकू लेके आता है और नब्या के गले पर फेर देता है, और उसके बाद में कई सारे वार ये उसके जिस्म पे करता है। उसके बाद में वहीं पर बैठ जाता है, नब्या की सांसें रुकने का इंतज़ार करता है, उसका सारा खून बह जाता है, उसकी नब्ज़ टटोलता है, देखता है कि ये मर चुकी है। उसके बाद में बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद में चेक करता है कि ये उसकी लाश को ठिकाने लगा सकता है, नहीं लगा सकता। लेकिन बेंगलोर जैसा शहर, वहाँ पर हर घर में CCTV कैमरा, तो उसके बाद में सोचता है कि लाश को तो ठिकाने नहीं लगाया जा सकता, अगर ये कहीं भाग भी गया तो पकड़ जाएगा। नब्या खुद पुलिस में है, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। लिहाजा ये फैसला करता है कि पुलिस थाने जाएगा, और पुलिस थाने जाने के बाद में ये अपना इकबाल जुर्म करेगा। और 14 अगस्त साल 2023 को ये पुलिस थाने पहुंचता है, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में पुलिस के सामने पूरा इकबाल जुर्म करता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ी कश्मकश ये थी कि जो प्रशांत कहानी पुलिस को बता रहा था, क्या वही कहानी थी या फिर कुछ और थी। क्योंकि आमतौर पर अगर कोई कातिल पुलिस थाने पहुंचकर खुद इकबाल जुर्म करता है और खुद बताता है कि उसने इस तरीके से कर दिया, तो पुलिस को उसकी बातों पर यकीन करना होता है। क्योंकि कई बार अगर कातिल पुलिस थाने नहीं पहुंचता है तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस को पता चलता है कि कातिल कौन है, कत्ल करने के पीछे क्या मोटिव था। लेकिन यहाँ पर जो मोटिव प्रशांत ने बताया वो ये था कि ऑन द स्पॉट झगड़ा हुआ और इस वजह से मर्डर हो गया। क्योंकि अगर ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो प्री प्लान मर्डर और एक ऑन द स्पॉट गुस्से में मर्डर हो जाने में कानून अलग अलग तरीके से देखता है। तो हो सकता है कि इस मामले में प्रशांत झूठ बोल रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रशांत सच बोल रहा हो। अब जो भी हो, प्रशांत कसूरवार है, उसे पकड़ा गया है, उसे जेल भेजा गया है, मामला कोर्ट में है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि प्रशांत ने एक छोटी सी वजह के पीछे किसी का कत्ल कर दिया। दोस्तों, आप लोग इस बात से कितना ज़्यादा सहमत हैं
कि ये जो प्रशांत ने कत्ल किया है ये उसको नहीं करना चाहिए था और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें शील निधि हैं लिखते हैं कहानी का टाइम 10 बजे का सही है, स्कूल कॉलेज का नहीं है, जो मौसम के हिसाब से टाइम बदला जाए, न्यूज़ चैनल का अपना टाइम होता है और पूरा भारत सुनता है। तो शील निधि जी आपका शुक्रिया। सुरेश शिमाली हैं लिखते हैं कहानी तो बहुत अच्छी है और लड़की ने भी सही किया, अपने बच्चे से उसने सुनाई है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहानी अच्छे से सुनाई है कहते हैं। अब्दुल अली है लिखते हैं गज़ब भाई आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो अब्दुल अली जी शुक्रिया। जोधाराम शरण है लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोधाराम शरण। बैतू ज़िला बाड़मेर राजस्थान से कहानी सुनते हैं तो भैया जोधाराम शरण जी आपका शुक्रिया। पिंटू मोहंती हैं लिखते हैं गुड भाई, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में दिवारेस्टर हैं लिखते हैं वेल डन यास्मीन, तो दिवारेस्टर जी आपका शुक्रिया। इकरा इमरान हैं लिखते हैं नाइस वन, तो इकरा इमरान जी आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं तो भैया नमस्ते कैसे हैं। उसके बाद में हसीबुल अंसारी सलाम करते हैं तो भैया वालेकुम सलाम कैसे हैं। सुनील त्यागी जी हैं नमस्कार लिखते हैं तो भैया नमस्कार कैसे हैं। उसके बाद में अरुण सिंह हैं लिखते हैं अरुण सिंह लुधियाना पंजाब से कहानी सुनते हैं तो अरुण सिंह जी आपका शुक्रिया। लईक अब्बास हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई, ये कहानी पहले सुनी थी लेकिन लईक अब्बास गुलिस्तानास बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं तो लईक अब्बास जी आपका शुक्रिया। गुरमीत सिंह हैं लिखते हैं नाइस मलिक जी, गुरमीत सिंह लुधियाना पंजाब से कहानी सुनते हैं भैया शुक्रिया। दी बैरिस्टर लिखते हैं भाई आज की स्टोरी का जो पैटर्न था ये बहुत अच्छा था, एपिसोड में तो 2-3 अगर वीक में ऐसी स्टोरी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह के जो संडे की पार्टी है वो भी हो जाएगी। तो दी बैरिस्टर जी मैं कोशिश करूंगा कि संडे वाले दिन आप लोग को एक ऐसी कहानी सुनाई जाए जो बिल्कुल अवैध संबंधों से परे हो, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को सीरियल किलर की कहानी सुनाऊँ। आलमगीर एहसान है लिखते हैं भाई ये बहुत दिन पहले सुन चुका हूँ, तो क्राइम हुआ है और उसको किसी चैनल ने कवर किया होगा तो ज़रूर सुना होगा भाई। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है गोंडा करके आईडी है लिखते हैं बहादुर यास्मीन, तो भैया आपका शुक्रिया। राज पुरखब मरमा करके आईडी है लिखते हैं यास्मीन ने बिल्कुल सही किया। राजपुरा पंजाब से कहानी सुनते हैं भैया शुक्रिया। अब्दुल अली लिखते हैं वेरी नाइस कहानी, भैया आपका शुक्रिया। गोंडेवाला करके अगला कमेंट्स करते हैं लिखते हैं अफ्रीका से सुनते हैं, इनका नाम बेचैन गोंड है, कैमरून अफ्रीका से सुनते हैं लिखते हैं भाई साहब हमने कल वाली कहानी पर कमेंट्स किया था लेकिन आपने उसे अनदेखा कर दिया, आपसे गुजारिश है कि उसे एक बार अवश्य पढ़ें। तो गोंडन वाला लैंड करके इनकी आईडी है, इनका नाम है बेचैन गोंड और कैमरून अफ्रीका से कहानी सुनते हैं। तो भाई आपने क्या कमेंट्स किया था, मैंने पढ़ा था आपका कमेंट, खैर आपका शुक्रिया आपने कमेंट्स किया। अनिल कुमार जी लिखते हैं मलिक जी गैबअप की हर स्टोरी आपकी जो हर स्टोरी है उसमें दम होता है। अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं शुक्रिया। अदनान अब्दुल रज़ाक हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो। अरे जब मरना ही था तो शादी क्यों की थी, पकड़ी गई ना तो पहले भी पकड़ी जाती, तो शादी करके कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी। तो शायद बिना शादी किए उसको मौका नहीं मिल रहा था और शायद उसने ये प्लान इसीलिए बनाया था कि शादी कर वो उसको काबू पा लेगी और रात के समय भी वो उसके पास होगी। तो इस तरीके से उसने प्लानिंग की थी। ये खैर यास्मीन ही जानती होगी कि उसने इस तरीके का प्लान क्यों बनाया था। तो दोस्तों ये थे कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स और ये थी कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि कितने लोगों ने हमारे द वर्ल्ड वाले चैनल को सब्सक्राइब किया है जिस पे देश विदेश की जो न्यूज़ है वो अपलोड की जा रही है, वो भी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।